नमस्ते। आज हम कक्षा 12वीं के आरव भाग के गद्य खंड से पहलवान की ढोलक पाठ को पढ़ेंगे। इसकी रचना फणीश्वर नाथ रेणु जी ने की है। ये कहानी कथाकार रेणु की समस्त विशेषताओं को एक साथ अभिव्यक्त करती है। रेणु की लेखनी में अपने गांव, अंचल और संस्कृति की सजीव चित्र प्रस्तुत दिखता है। ऐसा लगता है मानो हर एक पात्र वास्तविक जीवन ही जी रहा हो। कहानी को पढ़ने से पहले हम फणीश्वर नाथ रेणु के जीवनी के बारे में कुछ जानते हैं। इनका जन्म 4 मार्च सन 1921 में ओराही हिंगना बिहार में हुआ था। रेणु जी हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घतपा, जुलूस, कितने चौराहे, ठुमरी, अग्निखोन, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूप जो कहानी संग्रह है, नेपाली क्रांति कथा तथा रेणु रचनावली आदि हैं। सन 1954 में उनका बहुचर्चित आंचलिक उपन्यास मैला आंचल प्रकाशित हुआ, जिसने हिंदी उपन्यास को एक नई दिशा प्रदान की। साहित्य के अलावा विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों में भी उन्होंने सक्रिय भागीदारी की है। रेणु जी का निधन 11 अप्रैल सन 1977 ईस्वी में पटना में हुआ था। फणीश्वर नाथ रेणु की प्रतिनिधि कहानियों में पहलवान की ढोलक भी शामिल है। तो अब हम इस कहानी को पढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जाड़े के ठंडे दिनों में अमावस्या की काली रात से, जब मलेरिया और हैजे से पीड़ित पूरा गांव उसके प्रकोप से थर-थर कांप रहे थे। पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे का पूरा साम्राज्य फैला हुआ था और चारों तरफ अंधेरा और निस्तब्धता, मतलब बिल्कुल आवाज़ नहीं थी, एकदम शांति थी, बिल्कुल शांति। ऐसी शांति मतलब कि जिससे मलेरिया और हैजे से जो उस गांव में जो हाहाकार मचा हुआ था, उससे जो है अंधेरी रात चुपचाप क्या करिए आंसू बहा रही थी। आकाश में चारों ओर तारे चमक रहे थे और पृथ्वी पर कहीं भी प्रकाश का नामो निशान नहीं था, जिससे आकाश से टूटकर अगर कोई एक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता हो तो उसकी ज्योति और उसकी जो शक्ति है वो रास्ते में ही खत्म हो जाती थी। और इस अमावस्या की रात में गीदड़ और उल्लुओं की डरावनी आवाज़ों से ही अपने जीवंत होने का एहसास करवा रही थी। सभी के बीच मौत का पूरा सन्नाटा फैला हुआ था। केवल बच्चे कभी कभार अपनी निर्बल स्तर से अपनी माँ को चीख कर रोने लगते थे, उनको पुकारने लगते थे। और लोग जो है बीच बीच में क्या करते थे, वो केवल अपने आहों और सिसकियों से भगवान को बार बार याद करते हैं। लेकिन उसी बीच उस रात्रि में अपनी भीषणताओं के साथ चलती रहती है और उसकी सारी भीषणता को ताल ठोककर ललकारती रहती थी। कौन? वो है सिर्फ जो पहलवान है, उसकी ढोलक और उसकी ढोलक की जो आवाज़ है, बस उसी का आवाज़ आता, उसी की गूंज सुनाई देती थी, क्योंकि संध्या से सुबह तक एक ही गति से बजती रहती थी। कैसे बजती थी? चढ़धा गिढ़धा, चढ़धा गिढ़धा। यानी कि उनके उस आवाज़ से कैसा महसूस होता था, जैसे कि आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा। और बीच बीच में चटाक चटधा, चटाक चटधा, मतलब कि ऐसा लगता था जैसे उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे। और यही जो पहलवान की ढोलक की आवाज़ है वो उस गांव में संजीवनी शक्ति का काम करती थी।
वो उन सब में संजीवनी शक्ति भरते रहती थी। तो ये पहलवान कौन था? ये पहलवान था लुट्ठन सिंह पहलवान। तो लुट्ठन सिंह पहलवान कौन थे? तो लुट्ठन सिंह की 9 वर्ष की आयु में ही उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और बचपन में ही उनकी शादी होने के कारण उनकी सासू माँ ने ही उनका पालन पोषण किया था। और पहलवानी की आवश्यकता और उचित खानपान की व्यवस्था के चलते उनका जो शरीर है वो सुडौल और मांसल देह वाला बन गया था। तो ये निस्तब्धता वाली रात में केवल जो है इस पहलवान की ढोलक ही है जो पूरे गांव में नया जोश भरकर संजीवनी का काम करती थी। गांव में प्रत्येक व्यक्ति उसे जानता था और शाम होते ही उसकी ढोलक की थाप की आवाज़ सुनकर सभी को जीवित होने का जो है एहसास होता था। तो लुट्ठन सिंह का बचपन से उसकी सास ने ही पाल पोस कर बड़ा किया और जवानी में कदम रखते ही वो गांव में सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा। लोग उससे डरने लगे और वो दोनों हाथों को दोनों ओर 45 डिग्री की दूरी पर फैलाकर जैसे पहलवान लोग चलते हैं वैसे ही चलने लगा और वो कुश्ती भी लड़ने लग गया था। एक बार की बात है, एक बार क्या होता है, वो दंगल देखने श्यामनगर मेला गया होता है और वहाँ वो क्या देखता है, वहाँ श्यामनगर में कुश्ती के दंगल में लुट्ठन सिंह चांद सिंह के नाम के पहलवान की कुश्ती देख रहा था जो अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब से आया था। चांद सिंह ने अपनी उम्र के सभी पहलवानों को हराकर शेर के बच्चे की जो है उपाधि प्राप्त की थी और राजा उसे अपने दरबार में रखने की बात सोच रहे थे। तो तभी लुट्ठन सिंह ने चांद सिंह को कुश्ती की चुनौती दे दी। तो सभी उसे पागल समझ रहे थे कि भाई ये तो है शेर का बच्चा, तो इससे ये कैसे लड़ेगा, ये तो मारा जाएगा। तो कुश्ती के लिए राजा श्यामनंद से वो क्या है अनुमति लेकर चांद सिंह के दांव को काटकर उसकी गर्दन पकड़ ली और फिर वो ढोल की आवाज़ का मतलब समझते हुए कि उठा दे पटक दे, जो उसका आवाज़ आ रहा था ढोल का, उसी से वो उसका मतलब समझते हुए उसको लगा कर चांद सिंह को जमीन पर दे मारा और विजयी लुट्ठन सिंह ने ढोल को प्रणाम कर राजा साहब को गोद में उठा लिया और राजा जो है उसकी इस विजय से प्रसन्न होकर उसे क्या करते हैं, उसे सदा के लिए दरबार में रख लेते हैं। तो राज दरबार में पहलवान के रूप में लुट्ठन सिंह को अपना जगह मिल गया। तो उसने काला खां पहलवान को हराकर अपनी कीर्ति दूर दूर तक फैला दिया था। लेकिन राजा जी जो थे, राजा जी अब उसे किसी से भी कुश्ती लड़ने की अनुमति नहीं देते थे। अब लुट्ठन सिंह के परिवार में उसके 2 ही बेटे रह गए थे क्योंकि उसकी सास और उसकी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था। वे भी लुट्ठन की तरह दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे, उनके जो दोनों बेटे थे। तो उनका गुरु कोई आदमी नहीं बल्कि ढोल था जिसको अखाड़े में उतरने से पहले प्रणाम करने के लिए कहकर लुट्ठन सिंह उन्हें पहलवानों के सभी गुण सिखा दिए थे। इन तीनों का भरण पोषण भी जो है वो दरबार से ही हो रहा था। एक दिन क्या होता है कि उनकी जो शिक्षा दीक्षा सब किए कराए पर एक दिन पानी फिर गया। कैसे? तो जो राजा थे उनका वो स्वर्ग सिधार गए और नए राजकुमार जो है वो विलायत से आते ही राज्य को अपने हाथों में ले लिया। तो राजा साहब के समय शिथिलता आ गई थी, राजकुमार के आते ही दूर हो गई। बहुत से परिवर्तन हुए और उन्हीं परिवर्तनों की चपेटाघात में सबसे ज़्यादा कौन आया? तो पहलवान आए। तो दंगल के स्थान घोड़े की रेस ने ले ली और पहलवान और उसके दोनों बेटों को राजकुमार क्या करते हैं, उन्हें निकाल देते हैं अपने दरबार से कि अब आप लोगों की ज़रूरत नहीं है।
तब पहलवान लुट्ठन सिंह क्या करते हैं, वो अपने कंधे पर ढोलक को लटका के अपने दोनों बेटों के साथ गांव को लौट आते हैं और वहीं रहने लगते हैं। और गांव के एक छोर पर गांव वालों ने एक वहाँ क्या करती झोपड़ी बांधी जहाँ वो रह रहे थे, और वहीं रहकर वो गांव के बाकी नौजवानों और चरवाहों को कुश्ती सिखाने लग जाते हैं। और खाने पीने का खर्च जो है गांव वालों की ओर से बंधा हुआ था। सुबह शाम वो खुद ढोलक बजाकर अपने शिष्यों और अपने बेटों को दावपेच वगैरह सिखाया करता था। तो मलेरिया और हैजे का जो प्रभाव था जो उसका, तो उससे जो है गांव में रोज 2-3 लाशें उठने लगी और उनको कफन तक मिलना मुश्किल हो गया था। पहले जो है गांव में अनावृष्टि आ गई, फिर अन्न की कमी हो गई, और उसके बाद मलेरिया और हैजे से ने मिलकर गांव को पूरा ही ख़त्म करना शुरू कर दिया। तो ऐसे में लुट्ठन सिंह की जो ढोल है वही सब में प्राण भरता था। लेकिन एक रात क्या होता है, एक रात तो उसने अपने बेटों को कहने पर उठा पटक दो बजाया, लेकिन सुबह क्या देखता है, उसके दोनों बेटे जो है वो ज़मीन पर ऐसे ही लेटे हुए हैं, मतलब वो मर चुके थे। तो उस दिन लुट्ठन सिंह क्या करते हैं, अपने दोनों बेटों को नदी में बहा दिया। लोगों ने जब ये बात सुनी कि पहलवान के दोनों बेटे नहीं रहे तो कितनों की हिम्मत टूट गई। लेकिन रात में फिर पहलवान की ढोलक की आवाज़ सुनाई पड़ी तो लोगों की हिम्मत दुगनी बढ़ गई। सब कहने लगे कि देखो दोनों पहलवान के बेटे मर गए, लेकिन पहलवान की हिम्मत तो देखो, 1.5 हाथ का कलेजा है। फिर 4-5 दिनों के बाद क्या होता है, 4-5 दिनों के बाद एक रात को ढोलक की जो है आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती है। तो ढोलक कोई बजाता ही नहीं है। तो पहलवान के कुछ दिलेर कुछ उनके जो शिष्य थे वो सुबह जाकर देखते हैं, क्या देखते हैं कि पहलवान की लाश चित पड़ी थी। तो उनमें से उनके एक शिष्य आंसू पोंछते हुए कहते हैं कि गुरुजी कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित नहीं पेट के बल सुलाना, क्योंकि मैं जिंदगी में कभी चित नहीं हुआ। और चिता सुलगाने के समय ढोलक बजा देना। और इतना बोल के ही उनका वो जो शिष्य है वो रोते पड़ गया, वो रोने लग गया, उसके आंसू निकलने लग गए और फिर वो आगे बोल नहीं पाता है। तो इस तरह से पहलवान ढोलक बजाते बजाते एक दिन खुद ही समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।